हेलो साथियों, मैं आपकी सखी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। और आज हम फिर से नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट की न्यूज़ लेकर हाजिर हैं। यहाँ आपको सभी पार्ट के लिए अलग अलग चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही चैनल में आपको सारी न्यूज़ मिल जाएगी। चाहे न्यूज़ नेशनल है, इंटरनेशनल है या स्टेट है, तीनों ही न्यूज़ का आपको जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो कलेक्टिव न्यूज़ आपको हर पॉइंट से मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, और अगले 10 से 15 मिनट आप बने रहें, क्योंकि इस न्यूज़ में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। वो टॉपिक हैं जो आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में मदद करेंगे, करंट से रिलेटेड। क्योंकि पढ़ रहे हैं हम आज, वो है हमारा करंट, लेकिन यही करंट आपकी हिस्ट्री भी बनता है। तो आप डेली जो करंट पढ़ रहे हैं उसको कलेक्टिव फॉर्म में रखें, जिससे आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहे। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहली ही क्लास में हमने पहला ही पॉइंट राजस्थान जोधपुर स्टेट से लिया है कि जोधपुर में पंचक्रम का इंटरनेशनल हब खुलेगा। अब इस इंटरनेशनल हब की जो नींव है वो 2021 में रखी गई है। पंचक्रम नाम से ही आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हम किस सब्जेक्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं। जब कोरोना आया तो कोरोना में पंचकर्म ने, योगा ने, प्राणायाम ने और आयुर्वेद ने अपनी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाई। एलोपैथी ने जिस लेवल पर जाकर अपनी भूमिका नहीं निभा पाई एलोपैथी, उसी तरीके से आयुर्वेद ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तभी से आयुर्वेद, योग और प्राणायाम की तरफ युवा बढ़ा है। और इसी की तर्ज पर जून 2021 में सरकार ने जोधपुर में एक पंचक्रम सेंटर बनाने की योजना को लागू किया। अब वो पूरी तरीके से विश्वविद्यालय बन चुका है। और अब 15 अगस्त RSRDC 15 अगस्त को इसे विवि को हस्तांतरित कर देगी, और विवि अच्छे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त देखकर उसका उद्घाटन करेगा। अब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नवनिर्मित इंटरनेशनल पंचक्रम सेंटर काम कंप्लीट हो चुका है। ये कहाँ पर है? सर्वपल्ली राधाकृष्ण जोधपुर में है। वहीं इस सेंटर का भी काम कंप्लीट हो गया है। 15 अगस्त के बाद कभी भी इसका उद्घाटन हो सकता है। इसका लगभग अनुमानित बजट जो है 44 करोड़ रुपये था, और पूरा खर्च भी हो गया होगा, बल्कि इससे ज़्यादा ही खर्च हुआ है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। वहीं इस सेंटर को हम 3 भागों में इसकी चर्चा करेंगे। 3 भागों में बना है पंचक्रम सेंटर। पहला भाग प्रशासनिक ब्लॉक, यहाँ से पूरे पंचक्रम सेंटर का संचालन किया जाएगा। यह गोलाकार रूप में है, पहला पॉइंट। ओके, तो ये जो आपको दृश्य नज़र आ रहा है गोलाकार, ये प्रशासनिक ब्लॉक है। सेकंड, आवासीय सुविधाएं, यहाँ पर आवासीय सुविधाएं भी की गई हैं। आवासीय सुविधाएं कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। वहाँ सुपर डिलक्स हैं, डिलक्स हैं और कॉटेज हैं। तो आप यहाँ पर ये हट बनी हुई हैं, यहाँ कॉटेज बने हुए हैं, इनमें अलग अलग कैटेगरी है, सुपर डिलक्स, डिलक्स, कॉटेज। थर्ड पॉइंट, थेरेपी, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की थेरेपी की सुविधाएँ की गई हैं। थोड़ा और डिटेल में, यहाँ 100 हट और 50 से अधिक बीमारियों के लिए थेरेपी की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, ये 3 प्रकार से बांटा हुआ है इस प्रशासनिक रूप में पंचक्रम सेंटर को। हब है, कॉटेज है, थेरेपी सेंटर है, प्रशासनिक ब्लॉक है। उसके बाद कितनी हट है? 100 हट है। बीमारियाँ कितनी? 50। 100 हट में 51 फ्लैट हैं और 50 हट हैं झोंपड़ियाँ। अलग अलग तरीके से यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं। अगर आपको हट में रहना है, वहाँ पंचक्रम करवाना है, तो वो सुविधाएं हैं। आपको फ्लैट चाहिए तो फ्लैट में भी रहकर आप पंचक्रम करवा सकते हैं वहाँ पर, और फ्लैट में रुक सकते हैं। और 50 से अधिक बीमारियों का यहाँ पर इलाज किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि इंटरनेशनल हब के बारे में हमने पढ़ा। सेकेंड, किस किस रूप में इसे बांटा गया है, कितनी लागत है, कितनी बीमारियों का, कब उद्घाटन होगा, कहाँ पर होगा, ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी न्यूज़ पर। यहाँ पर शिक्षा विभाग ने निजी संस्थाओं के सहयोग से विकसित होंगे मॉडल स्कूल। यहाँ पर प्रदेश में कितने मॉडल स्कूल विकसित होंगे? 400। और नाम क्या रहेगा उसका मॉडल का? CM राइज। किसकी तर्ज पर? PM श्री की तर्ज पर। तो पहला ही पॉइंट निकल गया है कि PM श्री की तर्ज पर राजस्थान में मॉडल स्कूल विकसित किए जाएंगे। तो मॉडल कौन सा होगा? CM राइज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या होगा? मेंटल हेल्थ पर फोकस किया जाएगा, और फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक, जो बच्चा अभी छोटी सी उम्र में ही मानसिक दबाव महसूस करने लग गया है, तो इसीलिए प्रदेश में 649 PM श्री विद्यालयों की तरह अब CM राइज कार्यक्रम के तहत 400 विद्यालयों का मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को रोजगार
से जुड़ने और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। तो यहाँ पर उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो और जब वो अपनी पढ़ाई, स्कूली पढ़ाई पूरी करे तो इस तरीके की उन्हें पढ़ाई कराई जाए कि आगे जाकर वो रोज़गार भी प्राप्त कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान मिल जाए और वो रोज़गार के रूप में उसका उपयोग ना कर पाएँ। तो यहाँ पर सरकार मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल लिटरेसी दोनों का ध्यान रख रही है। पीएमसी की तर्ज पर यहाँ सीएम राइज और क्लास होगी 11th 12th के विद्यार्थियों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने की भी चर्चा की गई है, जिसकी हमने पहले डिटेल में चर्चा कर ली है। तो यहाँ पॉइंट निकल चुके हैं, आप देख रहे हैं 400 स्कूल बनेंगे, सीएम राइज, मेंटल हेल्थ और फाइनेंशियल लिटरेसी, ये 4 पॉइंट है। और 5th पॉइंट जो है वो पीएम श्री की तर्ज पर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी, आप सभी को पता है कि नई सरकार ने जो हमारी मनरेगा गारंटी योजना चलती थी उसका नाम बदल दिया है। अब उसका नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका ग्रामीण। एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, ये अधिनियम बना 2025 में और लागू हुआ 1 जुलाई 2026 से। ये पूरे देश में लागू हुआ। यहाँ जो दिन पहले 100 थे उनको बढ़ाकर 125 किया और दैनिक मजदूरी जो थी वो 300 की। यहाँ पर अलग अलग मजदूरी का क्राइटेरिया है, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, वो मैंने पूरा नहीं लिखा है। बस यहाँ दैनिक मजदूरी जो है उसकी बात की गई है कि 300 रुपये दैनिक मजदूरी है। दिन कितने होंगे? 125 होंगे। और ये पूरे देश में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2026 से लागू हुआ। इसका नाम क्या रखा है? विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन, VBG राम जी। श्रमिक नियोजन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। श्रमिकों का यहाँ नियोजन करने में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। वहीं हम दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है उसके बारे में, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। तो यहाँ पर आपको पहला स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान तमिलनाडु। और पहले की जो डिटेल थी इसकी वो हम देख चुके हैं कि इसका नाम कब बदला गया, बदला हुआ नाम क्या है, फुल फॉर्म पूरी, अधिनियम कौन सा था, लागू कब हुआ पूरे देश में, दिन की संख्या बढ़ी या घटी और दैनिक मजदूरी कितनी रही। तो इस तरीके से पूरी हमने न्यूज़ को यहाँ क्लियर किया। ये न्यूज़ तो बहुत ही चर्चा में रही थी और आई थिंक आप सभी को इस न्यूज़ के बारे में पता है। फिर भी थोड़ा सा हम यहाँ रुकेंगे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध 3 आरोप साबित हुए। यहाँ पर ये पिछले साल की न्यूज़ है जब इनके घर आग लगी और वहाँ आग में जले हुए, अर्ध जले हुए नोट बरामद किए गए। तब से इन्होंने इस्तीफा दे चुके थे ये, और इनके लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति ने अब रिपोर्ट दी है। और उस रिपोर्ट में इन्होंने महत्वपूर्ण जो भी इनसे सवाल पूछे गए, जो भी आरोप इन पर लगा, उस आरोप का ये ठीक तरीके से स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। तो ये संदेह के घेरे में आ चुके हैं। अब यहाँ पॉइंट ये है कि जब इन्होंने इस्तीफा दे ही दिया है तो फिर महाभियोग की बात क्यों यहाँ लागू हो रही है? महाभियोग की बात लागू हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि महाभियोग, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए महाभियोग आर्टिकल 218 और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया लगाई जाती है वो प्रक्रिया आर्टिकल 124(4) में दी गई है। यहाँ मानसून शीत सत्र के बाद प्रक्रिया चल रही है कि इनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, क्योंकि अप्रैल में ये इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन कमेटी गठित उससे पहले कर दी गई थी, इसीलिए महाभियोग की यहाँ बात चर्चा चल रही है। तो नेक्स्ट, तो बस आपको नाम याद रखना है कि हाई कोर्ट के यशवंत वर्मा, अभी भी इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में नाम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये वहाँ कार्य कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन नाम वहाँ चल रहा है इनका। अमेरिका में भी स्वतंत्रता दिवस की गूंज, 2 अमेरिकी राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस की किया घोषित। यहाँ पर अमेरिका के 2 राज्य हैं, ये नाम याद रखना है आपको, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है, क्योंकि वहाँ इस एरिए में भारतीय बहुत ज़्यादा निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, इसलिए इन दोनों ही राज्यों ने 15 अगस्त वहाँ पर घोषित किया है। तो आपको इन दोनों राज्यों के नाम याद रखने हैं। भारतीय विज्ञान दीपक धर ने जीता प्रतिष्ठित 2026 डिराक मेडल। अब आपको इस मेडल का भी नाम याद रखना है। कौन सा मेडल है? डिराक मेडल। जीता किसने है? दीपक धर ने। डी क्यों दिया जाता है ये मेडल? ये मेडल भारतीय भौतिकी विज्ञान दीपक धर को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में किसके लिए दिया जा रहा है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि इनका महत्वपूर्ण योगदान है उसमें।
डिराक मेडिकल दिया जा रहा है। थियोरेटिकल फिजिक्स के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े सम्मानों में से ये एक सम्मान है। सबसे बड़ा फिजिक्स में सबसे बड़ा सम्मान है वो हमारे भारतीय भौतिकी विज्ञानी जो हैं दीपक, उन्हें दिया जा रहा है। उनका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये 4 प्रतिष्ठित साइंटिस्ट जो हैं उनके साथ साथ ये प्रोफेसर हैं, इनका भी नाम है फ्रांस। ये मेडल फ्रांस के बर्नार्ड डेरिडा, इटली के मार्क मेजार्ड और इजराइल व अमेरिकी के हेम सोमपोलेंस्की के साथ संयुक्त रूप से मिला है इन्हें। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, फ्रांस, बर्नार्ड डेरिडा, इटली और इजराइल अमेरिका हेम, इनके साथ संयुक्त रूप से मिला है। आईसीटीपी ने कहा कि इन 4 विज्ञानियों को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है और ये भौतिकी की एक शाखा है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, किसकी शाखा है? भौतिकी की शाखा है, जो ये समझने में मदद करती है कि कैसे बड़ी संख्या में कणों या अन्य अलग अलग तत्वों का मिला जुला व्यवहार जटिल पैटर्न बना सकता है। धर को विशेष रूप से सैंड पाइल का अर्थ है रेत के ढेर के मॉडल पर उनके काम के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पूरी डिटेल बता चुकी हूँ मैं आपको कि इन्हें कौन सा मॉडल दिया गया, क्यों दिया गया, कौन सी शाखा से संबंधित है, कहाँ दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया। तो ये सभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिला था, वहाँ पर भी किताब का विमोचन और किसने किया था और किसकी किताब थी, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर भी पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की आत्मकथा है। किसका विमोचन हुआ है? कोविंद की आत्मकथा का विमोचन हुआ है। शॉर्टकट से दूर रहें रील युग में, ये कथन मोदी का है। मोदी ने आत्मकथा के बारे में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद इस मुकाम तक वो पहुँचे। कौन? कोविंद। और पहुँचने के बाद भी अभी भी वो कार्य, जब उन्होंने राष्ट्रपति पद से अपना कार्य पूर्ण करने के बाद भी वो अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो ये मोदी युवाओं को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आजकल जो रील का शॉर्टकट है आप उसे ना अपनाकर कुछ ना कुछ कार्य करें ना, क्योंकि शॉर्टकट से हमेशा नुकसान ही होता है। तो यहाँ रील की हम बुक की बात कर लेते हैं। आत्मकथा का नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल। नाम से ही पता चल रहा है कि कोविंद ने अपनी बुक में अपने जीवन के बारे में और अपने संघर्ष के बारे में बताया है। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविंद का जीवन दिखाता है कि दृढ़ संकल्प किसी व्यक्ति को मुश्किलों से उभरने और सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने में कैसे मदद कर सकता है। मोदी ने कहा कि कोविंद ने पद छोड़ने के बाद भी आराम नहीं किया, बल्कि एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल पर काम कर रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय खोल सकती है। मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति के प्रयास भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के निरंतर योगदान का हिस्सा हैं। उन्होंने आत्मकथा को पढ़ने की अपील भी की कि पढ़ें और जानें कि किस तरीके से इनका अनुभव रहा और कितना इन्होंने संघर्ष किया। तो आपको यहाँ पर ये किसकी आत्मकथा है, नाम क्या है, विमोचन किसने किया और अभी भी ये क्या कार्य कर रहे हैं, इन चारों ही पॉइंटों को ध्यान में रखना है। वहीं ये एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण न्यूज़ है। टाटा सन्स के इकलौते मतलब एक ही अभी तक गैर पारसी चेयरमैन चंद्रशेखरन का इस्तीफ़ा। ये इस्तीफ़ा ये 2024 में ही देने जा रहे थे, लेकिन फिर उस समय टाटा जी ने इन्हें रोका और इसी पद पर रहने की बने रहने के लिए इन्हें कहा गया। लेकिन फिर अभी कुछ समय में इनके लिए किसी ने भी नाम का समर्थन नहीं किया, तो इन्होंने अपने आप ही इस्तीफ़ा दे दिया। तो आई होप आपको पूरी क्लास में चाहे क्वेश्चन राजस्थान की न्यूज़, चाहे हमारी इंडिया की न्यूज़ हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ हो, हमने पूरी न्यूज़ को डिटेल से यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में भी पढ़ा है। तो आप इन्हें वापस रिवाइज भी करें, अच्छे से पढ़ें और पढ़ने के बाद इसे अप्लाई करें ना। ऐसा नहीं कि एक बार देखने के बाद आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ छोटी सी है लेकिन बड़ी काम की है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।